आज अपन तीसरी इकाई शुरू करते हैं। 2 इकाइयाँ पूरी हो गई है और तीसरी इकाई में एक ही चैप्टर कोर्स में है, कंपनियों का एकीकरण एवं पुनर्निर्माण, एमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। तो एकीकरण किसे कहते हैं? तो एकीकरण का आशय उस स्थिति से है जबकि दो या दो से अधिक समान नेचर मीन्स प्रकृति का व्यवसाय करने वाली विद्यमान कंपनियों का समापन करके एक नई कंपनी बनाई जाती है, जो कि उन पुरानी जो भी कंपनियां हैं या उनका व्यवसाय है उनका अधिग्रहण करती है। इससे भिन्न एक शब्द काम में लिया जाता था पहले, अभी नहीं, अभी तो वो एकीकरण का ही पार्ट हो गया। पहले एक शब्द काम में लेते थे, विलयनीकरण, एब्जॉर्प्शन। तो विलीनीकरण शब्द का प्रयोग तब किया जाता था जब एक या एक से अधिक कंपनियों का तो समापन होता था और जो विद्यमान कंपनी होती थी एक, उसके व्यापार को, मतलब जो एक विद्यमान कंपनी होती थी वही उनके व्यापार को ग्रहण करती थी या खरीदती थी। तो क्या हुआ कि एकीकरण में तो एक या एक से अधिक कंपनियां समाप्त होती थी और एक नई कंपनी बनती थी, वो उन सभी का व्यापार खरीद लेती थी, तो उसे एकीकरण कहते थे। और विलीनीकरण में क्या होता था कि एक कंपनी अन्य एक या एक से अधिक कंपनियों का व्यापार खरीद लेती थी, जो विद्यमान कंपनी ही होती थी। मतलब कुल मिला के बेसिक अंतर्वाक एकीकरण में नई कंपनी बनती थी और पुरानी कंपनियां जो दो या दो से अधिक हो वो समाप्त हो जाती थी। और विलीनीकरण में ये होता था कि जो स्ट्रांग कंपनी होती थी वो तो यूं क्यों रहती थी, उसमें जो वीक दूसरी दो या दो से अधिक कंपनियां वो अपने में मिला लेती थी, तो वो विलीनीकरण हो जाता था। ये पुराना सिस्टम था, पुरानी बात हो गई। अब वर्तमान में क्या होता है कि एकीकरण और विलीनीकरण दोनों ही एकीकरण का ही हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 94 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स लेखा मानक 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जारी किया था, जो 1 अप्रैल 1995 या उसके बाद की लेखा अवधियों के लिए लागू हो गया। और उसमें एकीकरण और विलीनीकरण के अंतर को समाप्त कर दिया गया। और इस लेखा मानक के अनुसार एकीकरण किसी एक कंपनी के किसी दूसरी कंपनी में विलय करने की या दो से अधिक कंपनियों के विलय के परिणाम स्वरूप एक नई कंपनी के गठन द्वारा या एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को ग्रहण करने से हो सकता है। मतलब एकीकरण में दोनों चीजें शामिल हो गई, एकीकरण और विलीनीकरण, जो पहले अपन कहते थे। आज की परिस्थिति में अपन दोनों को एकीकरण कहेंगे, पर दोनों को समझाना इसलिए होता है कि कुछ जगहों पे आपके ये पढ़ने में आ जाता है कि ये विलीनीकरण है, तो ये चीज बतानी जरूरी होती है। और ये जो एकीकरण और विलीनीकरण का मुख्य जो उद्देश्य है वो है प्रतिस्पर्धा तथा द्वेष भाव को समाप्त करना। नंबर 2, बड़े पैमाने पर जो उत्पादन की वस्तुएं होती है उनको प्राप्त करना। नंबर 3, बाजार पर सुदृढ़ नियंत्रण स्थापित करना। नंबर 4, वस्तु का बाजार बढ़ाना। नंबर 5, पूंजी में वृद्धि करके उच्च वेतन भोगी पेशेवर व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाना। तो ये मुख्य उद्देश्य होते हैं वर्तमान में एकीकरण के। अब
एकीकरण के अंतर्गत जो हस्तांतरक ट्रांसफरर कंपनी जो होती है, मतलब अपना व्यापार बेचने वाली, जिसको अपन टेक्निकल टर्म में कहेंगे हस्तांतरक ट्रांसफरर कंपनी। तो एकीकरण के अंतर्गत जो ट्रांसफरर कंपनी होती है, उसकी संपत्तियां और दायित्व जो कंपनी लेती है उसको हस्तांतरी ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं, जो कि हस्तांतरक कंपनी की संपत्तियां और दायित्व अपने यहाँ समामेलित समामेलित का मतलब एमलमगेटेड कर लेती है। तो अपनी भाषा में कहें तो जो खरीदने वाली कंपनी है वो बेचने वाली कंपनियों के संपत्तियां और दायित्व अपने में मिला लेती है। अब आगे अपन समझेंगे कि एकीकरण के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एमालगमेशन। एकीकरण के प्रकार लेखा मानक 14 के अनुसार 2 तरह के होते हैं, और ये प्रकार लेखा मानक 2 में लेखांकन के दृष्टिकोण से किए गए हैं। मतलब एकीकरण का लेखांकन 2 तरीकों से करते हैं। पहला है विलय की प्रकृति का एकीकरण, एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा है क्रय की प्रकृति का एकीकरण, एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ये अकाउंटिंग करने के दृष्टिकोण से है। अब इन दोनों की खास बात क्या है, सबसे पहले लेते हैं विलय की प्रकृति का एकीकरण, एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो मर्जर या विलय की प्रकृति का एकीकरण तभी माना जाता है जब निम्नलिखित शर्तें लागू हो, मतलब ये सारी ही शर्तें लागू हो तभी वो विलय की प्रकृति का एकीकरण है, और इनमें से कोई भी एक शर्त लागू नहीं होती है तो फिर ये विलय की प्रकृति का एकीकरण नहीं है। इसका मतलब है वो दूसरा है क्रय की प्रकृति का एकीकरण। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण के लिए निम्नलिखित 5 जो शर्तें हैं उनका पूरा होना आवश्यक है। नंबर 1, एकीकरण के पश्चात जो ट्रांसफरर कंपनी या हस्तांतरक कंपनी होती है उसकी सभी संपत्तियां और सभी दायित्व हस्तांतरी कंपनी कह दो या हस्तांतरण पाने वाली कंपनी कह दो, उसकी संपत्तियां और दायित्व बन जाते हैं। मतलब जो ट्रांसफरर कंपनी है बेचने वाली, उसकी सारी संपत्तियां ट्रांसफरी कंपनी मीन्स खरीदने वाली कंपनी की संपत्तियां और दायित्व बन जाते हैं। 100% संपत्तियां और 100% दायित्व इसके खरीदने वाली के संपत्तियां और दायित्व बन जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त है कि एकीकरण के कारण जो ट्रांसफरर कंपनी है, हस्तांतरक कंपनी, उसके 90% अंशों के अंशधारी, मतलब ऐसे लोग जिनके पास उस कंपनी के 90% शेयर है, वे हस्तांतरित कंपनी के अंशधारी बन जाते हैं। मतलब ट्रांसफरी कंपनी जो खरीद रही है उसके अंशधारी बन जाते हैं। कितने परसेंट? 90%। और उनमें कौन से शामिल नहीं है कि सिवाय उनके जिनके पास एकीकरण के पहले से ही हस्तांतरित कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या उसके नामांकितों द्वारा धारित अंश हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन में कर देता हूँ। इसका मतलब है कि 90% वे लोग होंगे जिनके पास पहले से ही जो शेयर हैं वो इस कंपनी के पास नहीं है। अर्थात मैं और इसको सिंप्लीफाई करूं कि जो ट्रांसफरी कंपनी है उसके 90% जो शेयर होल्डर हैं वो ट्रांसफरर कंपनी के 90% शेयर होल्डर हैं, वो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, उनके सिवाय जिनके की
जो अंश ट्रांसफरी कंपनी के पास पहले से ही हैं या ऐसे शेयर होल्डर जो पहले से ही ट्रांसफरी कंपनी के अंशधारित हैं। कहने का मतलब एकीकरण जिस दिन हुआ उसके पहले से ही हस्तांतरित कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी या उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी, ट्रांसफरी का मतलब खरीदने वाली कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी या नॉमिनीज उस खरीदने वाली कंपनी के या हस्तांतरित कंपनी के नॉमिनीज के द्वारा यदि बेचने वाली कंपनी के पहले से ही अंश हैं इन लोगों के पास, तो उनको इस 90% में शामिल नहीं करेंगे। तो इम्पोर्टेंट दूसरी शर्त क्या होगी कि एकीकरण के कारण हस्तांतरक कंपनी के मतलब बेचने वाली कंपनी के 90% अंशों के होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स खरीदने वाली मतलब ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, परंतु इन 90% में उनको शामिल नहीं किया जाएगा जो पहले से ही जो खरीदने वाली कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी है या उसकी सहायक कंपनी है या उसके नॉमिनी हैं, उनके द्वारा कोई बेचने वाली कंपनी का अंश पहले से ही धारित है, तो वो उसमें 90% में शामिल नहीं होंगे, वो अलग ही रहेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट शर्त है कि हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को मतलब बेचने वाली ट्रांसफर कंपनी के अंशधारियों को जो कि हस्तांतरित कंपनी के अंशधारी बनने के लिए सहमत हुए हैं, खरीदने वाली कंपनी के शेयर होल्डर बनने की उन्होंने सहमति दी है, एग्री हुए हैं, उन्हें एकीकरण के प्रतिफल का भुगतान मतलब ये जो एमालगमेशन हुआ है उसके प्रतिफल कंसिडरेशन का भुगतान खरीदने वाली कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी के समतांशों के निर्गमन द्वारा होगा। मतलब पीसी का परचेज कंसिडरेशन का भुगतान जो ट्रांसफरी कंपनी है खरीदने वाली उसके शेयर्स में होगा, और मान लो कोई फ्रैक्शनल अमाउंट रह जाए तो वो रोकड़ में भुगतान होगा। ये बेसिक शर्त है। तो इसका मतलब यदि ट्रांसफरी कंपनी या खरीदने वाली कंपनी कोई डिबेंचर देती है या कोई संपत्ति देती है या लेनदारों का भुगतान करती है या डिबेंचर होल्डर का वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो पीसी में क्या शामिल हुआ, जो शेयर होल्डर को भुगतान हो रहा है और वो समतांशों के निर्गमन द्वारा या रोकड़ में होगा। अब चौथी शर्त हो गई हस्तांतरित कंपनी की इच्छा एकीकरण के बाद हस्तांतरित कंपनी के व्यापार को चालू रखने की होनी चाहिए। मतलब जो ट्रांसफरी कंपनी है खरीदने वाली व्यापार खरीदने वाली कंपनी है उसकी इच्छा जिससे उसने व्यापार खरीदा है उस व्यापार को चलाने की चालू रखने की इच्छा होनी चाहिए, मतलब खरीद के बेचने की नहीं। और लास्ट पांचवी शर्त है कि हस्तांतरित कंपनी के वित्तीय विवरणों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हस्तांतरित कंपनी कौन खरीदने वाली उसके वित्तीय विवरणों में हस्तांतरक कंपनी जो बेचने वाली कंपनी है उसकी संपत्तियां और दायित्व शामिल करते समय उनको पुस्तक मूल्य पर ही दिखाया जाएगा और उनमें कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। मतलब जिस कंपनी ने दूसरी किसी कंपनी का एकीकरण किया है मतलब खरीदा है, वो बेचने वाली कंपनी की संपत्तियां और दायित्व अपने यहाँ जब शामिल करेगी तो उनकी बुक वैल्यू पर ही उन्हें दिखाया जाएगा, बुक वैल्यू से कम या अधिक पर नहीं। परंतु उसमें एक अपवाद है, लेखा नीतियों में एक रूपता लाने के लिए यूनिफॉर्मिटी अकाउंटिंग पॉलिसीज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कोई ज़रूरत पड़े तो समायोजन हो सकता है, उसके अलावा कोई समायोजन नहीं होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत धीरे धीरे बोली है मैंने। इसलिए एकीकरण में शामिल होने वाली कंपनियों के दायित्वों एवं संपत्तियों का
समूहीकरण हो जाता है। तब जो कंपनियां एकीकृत हुई है उनके संपत्ति और दायित्व शामिल हो जाते हैं, समूहीकरण हो जाता है, और इन कंपनियों के समता अंशधारियों का एकीकृत कंपनी में अनुपातिक भाग बना रहता है। मतलब एक से अधिक यदि कंपनी एकीकृत हुई है तो इन कंपनियों के जो समता अंशधारी थे उनका जो एकीकृत कंपनी, नई एक कंपनी जो बनी है जिसमें एकीकरण हुआ है, उनमें अनुपातिक भाग बना रहेगा। अनुपातिक का मतलब उनकी जैसी नेटवर्थ होगी उसके प्रोपोर्शन में ही उनके पास शेयर होंगे। तो एकीकरण में एकीकृत कंपनी के चिट्ठे में शामिल होने वाली कंपनियों की संपत्तियां, दायित्व, पूंजी और संचितियों को जोड़कर दिखाया जाता है। सब जुड़ जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई। क्या हुई कि एकीकरण में एकीकृत कंपनी के चिट्ठे में, जब जो एकीकृत हुई है कंपनी सब मिलके एक जो बनी है वो सिंगल कंपनी, उसके बैलेंस शीट में जो संपत्तियां शामिल हुई, जो दायित्व शामिल हुए, संचितियां शामिल हुई, उन सबको जोड़कर दिखाया जाता है। और उनको इश्यू होगी जो कैपिटल, वो तो ऑटोमेटिकली जुड़ के ही आएगी। अब दूसरा है क्रय की प्रकृति का एकीकरण। तो क्रय की प्रकृति का एकीकरण हाँ, तो अब अपन लेते हैं क्रय की प्रकृति का एकीकरण। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एमलगेशन इन द नेचर ऑफ परचेज क्या होता है कि यदि विलय की प्रकृति के एकीकरण में जो आपको 5 शर्तें समझाई गई, वो पांचों ही शर्तें यदि पूरी नहीं हो रही हो, पांचों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं हो रही हो, मतलब उसको कहते हैं हिंदी में, इन पांचों में से कोई भी एक शर्त कंपनी द्वारा संतुष्ट नहीं की जाती है, पूरी, उसका मतलब भी वही है, पूरी नहीं होती है, तो उसे क्रय की प्रकृति का एकीकरण माना जाता है। ये एक लाइन की परिभाषा है इसकी। क्रय की प्रकृति का एकीकरण क्या होता है कि जो विलय की प्रकृति का एकीकरण नहीं है वो क्रय की प्रकृति का एकीकरण है। और विलय की प्रकृति का एकीकरण नहीं है मतलब उसमें जो 5 शर्तें दी हुई है उनमें से कोई भी एक या एक से अधिक शर्तें पूरी नहीं हो रही है, संतुष्ट नहीं हो रही है, उन शर्तों की संतुष्टि नहीं हो रही है, तो वो विलय की प्रकृति का एकीकरण नहीं है, क्रय की प्रकृति का एकीकरण है। इसके बाद अपन समझेंगे क्रय प्रतिफल।